नमस्कार दोस्तों। आपको याद है कि हमने जो सनातन है इसकी एक्सप्लेनेशन का एक जिम्मा पकड़ा है कि जिसको सनातन के बारे में पता ही नहीं है, अपने रूट्स के बारे में पता नहीं है, अपने कल्चर के बारे में पता नहीं है, उसमें आपका कसूर नहीं है। हमारी एजुकेशन में इन्हें जानबूझकर डिलीट किया गया। ये हमारी खुशनसीबी है कि ओएस राव जी हमारे साथ हैं। इतनी पकड़ है इनकी इन चीज़ों के ऊपर, जबकि खुद एक एस्ट्रोफिजिक्स के माहिर हैं, लेकिन वेद शास्त्र, हमारे उपनिषद, सब के ऊपर इनकी पकड़ है। अगर अभी तक आपने इनकी पुरानी 3-4 वीडियोस नहीं देखी हैं जिसके अंदर हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ जाकर देखिए। आप हैरान रह जाएंगे, उसी तरह से जैसे मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ और खुश भी हूँ कि ही इज़ नाउ इन माई लाइफ परमानेंटली। ये मेरा भी वादा है। तो ओएस जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम सर, हमने अभी तक बहुत लंबा एक जर्नी हमने कवर कर लिया। 3 वीडियोस हम बना चुके हैं। आज चौथा विषय ये है। पहले तो ये समझाइए कि ये जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वैशेषिका, व्हाट इज दिस व्हाट वी आर कवरिंग टुडे? इसके पहले हम लोग सांख्य देखे थे। जो मैंने पहले कहा कि हमारे वैदिक जितने भी टेक्स्ट हैं, सांख्य और वैशेषिका का बहुत महत्व इसलिए है कि ये विज्ञान से संबंधित है। सांख्य ने पहले एक फाउंडेशन डाला, इवोल्यूशन प्रोसेस कहता है, वेरी ब्रॉड आउटलाइन दिया, जबकि उसमें बहुत सारी चीजें वो कवर नहीं किया, जिसमें प्रश्न बहुत सारे गैप्स हैं सांख्य में। उन सारे गैप्स को जो कि हम लोग देखेंगे आगे, जैसे क्या क्या चीज उसने नहीं बताया, इसमें बताया। और वैशेषिका जो है वो क्या करता है, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू, वो क्या दिया, एक मैक्रोस्कोपिक, एक बड़ा सा चित्र आपको बना दिया, ऐसा इवोल्यूशन होता है। बाउंड्री लाइन बता दिया, सृष्टि स्थिति लय 3 लाइन बता दिया, इस तरह से होता है। लेकिन ये हर जगह में, सृष्टि में हर जगह कैसे माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको बताएगा। पानी गर्म होता है तो अंदर में क्या होता है, वो अंदर में जैसा लगता है कणा घुस के देख के आपको बता रहा है पानी क्यों गर्म हो रहा है। गैस है तो गैस क्यों है, सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, एटम कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, सब चीज वो बड़ा माइक्रोस्कोपिकली एक्सप्लेन करता है। इसलिए ये काफी डिटेल में है। इसलिए जिसको कि इवोल्यूशन प्रोसेस पढ़ना हो, पहले सांख्य पढ़ना हो, क्योंकि वो फाउंडेशन है, वो एग्जैक्टली बताता है कहाँ से शुरू होता है, उसी को आगे बढ़ाता है ये। इसलिए पहले सांख्य पढ़िए, फिर वैशेषिका पढ़िए, तब पूरा एस्ट्रोफिजिक्स आपको इवोल्यूशन प्रोसेस समझ में आएगी। ये इसके। और वैशेषिका नाम जो है ये कणाद का दिया हुआ नहीं है, ये उसने धर्म पदार्थ गुण संग्रह कुछ ऐसा नाम लिखा था, मैंने मैटर्स एंड उसके प्रॉपर्टीज इस तरह से कुछ लिखा था। लेकिन बाद में कमेंटेटर ने इसको विशेष, क्योंकि उसमें लिखता है सामान्य वस्तु से आप विशेष वस्तु कैसे बनाते हैं। जैसे एक कुम्हार के पास में मट्टी है, दैट इज ए जनरल मैटर, उससे हाथी भी बनाता है, घोड़ा भी बनाता है, घड़ा भी बनाता है, कुछ आप जो बोलो वो बना देगा, बट सब मट्टी ही है, ठीक है। उसी तरह से एक रॉ मटेरियल से स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, हम, आप, पहाड़, नदी, जो भी है विशिष्ट वस्तु बनाता है। तो ये सामान्य से विशेष की ओर कैसे जाता है, इसलिए चूंकि विशेष के बारे में बार बार बोलते रहता है, वो लोगों ने वैशेषिका नाम दिया है। सर मुझे जो एक चीज़ बताइए, जितने भी लोगों ने सांख्या का वीडियो देखा है, 100% लोगों ने ये बोला है कि हमें पता ही नहीं था कि सांख्या नाम की कोई चीज़ है। अभी वैशेषिका के लिए भी मुझे मालूम है कि लोगों ने यही बोलना है, हमने सनातन के बारे में पढ़ा सुना है, हमने गीता के बारे में सुना है, वेद शास्त्र सुने हैं, उपनिषद सुने हैं। ये जो वैशेषिका है, सांख्या है, इसके बारे में पता ही नहीं है। और इतनी डिटेल में साइंटिफिक इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस हैं, ये कहाँ गुप्त हो गया सर? सबसे पहले आपको बताया, सांख्य थोड़ा बहुत लोगों को इसलिए मालूम होता है कि भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो उसका 2nd अध्याय सांख्य योग है, और 13वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि वस्तुओं बताते हैं कहाँ कहाँ हमको देख सकते हैं। तो मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ बोलता है, तो वो रिकग्नाइज किया कपिल मुनि को, सांख्य को ज्ञान में सांख्य बताया। इसलिए लोगों के मन में सांख्य और कपिल सब बैठ गया, कणाद का कहीं रेफरेंस नहीं होता। और इतना डिटेल में इतना विज्ञान, वो छोटा विज्ञान कोई नहीं समझा, ये तो और डिटेल माइक्रोस्कोपिक लोगों की समझ से बाहर है। इसलिए वो लोग शायद बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं कणाद के बारे में। वेरी फ्यू पीपुल हैव रिस्पॉन्डेड। जितने लोग व्याख्या लिखे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, चाहे कोई भी हो, गीता के बारे में, सब चीज के बारे में लिखे, सांख्य के बारे में लिखे। इवन स्वामी विवेकानंदा, कंप्लीट वॉल्यूम में
उन्होंने पुराण कवर किया, सांख्य कवर किया, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, जो बहुत हर चीज को कवर किया, लेकिन पूरे कंप्लीट वॉल्यूम में कहीं भी वैशेषिका का नाम नहीं है। वो क्यों नहीं बोला ये हमको आज तक समझ नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कहाँ दबा रहेगा किसी को पता नहीं, जबकि रियल विज्ञान पूरा वैशेषिका में है। सर अगर सारे काम विवेकानंद कर लेते तो ओएसजी और सुमित जैन क्या करते? तो उन्होंने कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ दिया है, इसलिए आज उसको कवर करते हैं। अभी तक देखिए हमने उपनिषद कर लिया, सांख्या कर लिया, आज वैशेषिका कर रहे हैं। और उससे पहले ये पूरा जो चार्ट है, पहले वीडियो में हमने वो समझाया था कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ये साइंटिफिक हैं, ये किसी की लिखी हुई आसमान से उतरी हुई कोई किताब नहीं है, ये साइंटिफिक है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर भी दिया हुआ है। चलिए सर, आज आप शुरू करते हैं कि सांख्या में गैप्स क्या थे और कैसे ये वैशेषिका ने फिल किया है। भाई, तो सांख्य में गैप क्या है? पहला, एंटिटी और एट्रीब्यूट में डिफरेंस नहीं बताया। वो बताया मूल प्रकृति है, फोर्स है, तो इसमें एंटिटी कौन है, एट्रीब्यूट कौन है, ये नहीं बताया। तो यहाँ पर भी सबसे पहले वैशेषिका ने क्या एक डेफिनेशन दिया कि भाई एंटिटी माने होता क्या है, एट्रीब्यूट माने क्या होता है, और बोला कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, काम क्या कर रहा है, तो काम का भी डिटेल ही बताता है। काम माने कौन सा काम करता है वो भी डिटेल हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। वो कितने तरह के एक्शन को एक्सप्लेन करता है, माने उतना माइक्रोस्कोपिकली बताया। माने बच्चे को जैसे ABCD सिखाते हैं, ऑलमोस्ट लिटरली वैसे ही सिखाया। दूसरा है तो देखेंगे पार्टिकल एंड फोर्स बात क्या है, बट स्पेस क्या है ये नहीं बताया। टाइम क्या है वो नहीं बताया। एनर्जी किसको बोलते हैं वो नहीं बताया। तो इसने उसको बताया, है ना। देन हाँ, मूल प्रकृति बोला। मूल प्रकृति क्या करता है, वो चुपचाप खड़ा है कहीं पर या हिलता डुलता है, क्या कर रहा है वो, मैंने एक्शन में है, बोलता कार्य कर रहा है, मैंने उसके पहले क्या करता है, चुपचाप खड़ा है या कुछ कर रहा है वो, ये पता नहीं। ये बताता है कि एग्जैक्टली मूल प्रकृति का स्टेट क्या है, एग्जैक्टली अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो क्या कर रहा है वहां पर, ठीक है ना, किस स्टेट में रहता है वो भी डिफाइन करता है। देन गैलेक्सी, सांख्य ने बोला गैलेक्सी बनता है। हाँ ठीक है, कार्य क्षेत्र चाहिए तो गैलेक्सी बाउंड्री बना दिया। बाउंड्री बनाया तो किस लिए बनाया, कारण होना चाहिए उसका। तो वो बताता है कि गैलेक्सी बनने के बाद उसके अंदर में बिफोर स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप ये तो कार्य क्षेत्र लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बाउंड्री बना दिया और मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होता है। आप उसके अंदर में जैसे कि बिल्डिंग होता है, ये चाहिए हमको, वो एमिनिटीज चाहिए जिससे हम उसको प्रोड्यूस कर सकें। तो व्हाट आर द एमिनिटीज गैलेक्सी रिक्वायर्स सो दैट ही कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो सांख्य ने बताया, ये वैशेषिक। देन स्टेट ऑफ गैलेक्सी हो गया। देन इट इज साइलेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एटम, हायर एटम। हाँ, उसमें हाइड्रोजन एटम कैसा बताया, बड़ा डिटेल बताया। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम सब बता दिया, बड़ा डिटेल। वही वो तो आप हाइड्रोजन एटम बताया। व्हाट अबाउट हीलियम, व्हाट अबाउट सोडियम, व्हाट अबाउट कैल्शियम, वो कैसे बनते हैं ये नहीं बताया। उसके बाद बाकी जो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, 2-3 एटम मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, कैसे बनाता है, ठीक है, ये नहीं बताया। तन्मात्रा बोला, तन्मात्रा वर्ड यूज कर दिया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड बन जाता है, अरे बनता कैसे बनता है वो, ठीक है, वो नहीं बताया। तो वो इसमें बताता है, इसके जस्ट एक पीछे में एक बैक। हाँ, ये हो गया फॉर्मेशन ऑर्डर। सांख्य रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट 2 फोर्सेस। हाँ, सांख्य ने बताया हमको 2 फोर्स का जरूरत है, ठीक है, लेकिन कभी नहीं बताया वो 2 फोर्स का नेचर क्या है, वो नहीं बताया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कहीं नहीं मेंशन किया, इसमें सब मेंशन कर, तीनों मेंशन। नेक्स्ट वन, हाँ, सांख्य में इन्हें बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट क्यों रहता है, इसमें बताता है एग्जैक्टली क्यों रहता है इसमें। सांख्य डज नॉट एक्सप्लेन वेरियस एट्रीब्यूट्स लाइक, हाँ वो बोलता है कलर है, साइन है, सब होता है जिससे हम ज्ञान दे रहे हैं, बट आता क्यों है वो सब, वो ये बताता है ये सब चीजें। देन सांख्य मेंशंस लया, वो बोल दिया लय हो जाता है, ठीक है, सृष्टि होने के बाद लय होना है, क्योंकि जो भी पैदा होगा वो मरेगा तो लय हो जाए, बट लय होता कैसे है ये डिटेल में बताता है, वो लय होता क्यों। और हाँ, वैशेषिका ये सब चीज को एड्रेस करता है।
अब आते हैं पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? एंटिटी किसको बोलते हैं, एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, एक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये तीन चीज का पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी माने जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका माने अस्तित्व होना चाहिए, उसको एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरा एक अस्तित्व है जिसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? एट्रीब्यूट से। मेरा रंग कैसा है, मेरा हाइट क्या है, मेरा वेट क्या है, मेरा शक्ल कैसा है, ठीक है ना, हाथ पैर नाक मुंह कैसे है, ये सब चीज एट्रीब्यूट है। एंटिटी रहेगा तब एट्रीब्यूट रहेगा, एंटिटी नहीं रहेगा तो एट्रीब्यूट नहीं रहेगा। एंटिटी का एग्जिस्टेंस हो सकता है, बट एट्रीब्यूट जो है एंटिटी पर डिपेंड करते हैं। बिना एंटिटी का एट्रीब्यूट अपने आप नहीं हो सकता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट गुणा मीन एट्रीब्यूट जो है वो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आप पहचान करते हैं। आप गाय को कैसे पहचानते हैं, भैंस को कैसे पहचानते हैं? आप कोई गलती नहीं करते, क्योंकि उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे आप पता लगाते हैं कि कौन क्या है, उस चीज को ही एट्रीब्यूट। आप इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, सबका आप एट्रीब्यूट बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, प्रोटॉन कैसा रहेगा, न्यूट्रॉन कैसा रहेगा, एटम कैसा रहेगा, हाइड्रोजन कैसा रहेगा, हीलियम कैसा रहेगा, सबका आप एट्रीब्यूट बता रहे हैं। तो वही एट्रीब्यूट बताता है। बट वो एट्रीब्यूट होगा जब पहले एंटिटी नाम का एटम होगा, तब आप एट्रीब्यूट बताएंगे। बिना एटम रहेगा आप एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। दैट्स अ डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस वो बताया। तीसरा और गुना क्या है सर? गुणा मीन्स गुण। हम लोग संस्कृत में गुना मत बोलिए, वो अंग्रेजी में लगता है। संस्कृत में बोले तो गुण मानी और क्वालिटी से एट्रीब्यूट्स एक्चुअली बोलते हैं। वो कुछ लोग क्वालिटी बोलते हैं, क्वालिटी नहीं, इट इज एट्रीब्यूट्स, जिससे आपकी पहचान होती है। ठीक है ना, वो सब जितना कलर है, रंग है, हाइट है, वेट है, सब ऑल आर दीज एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना। नाउ एक्शन, सांख्य में बोला और कार्य करता है, मैंने कौन सा कार्य करता है? रोटी बेलता है, पकाता है, कर क्या रहा हूँ बैठ के। तो यहाँ पर बताया व्हाट आर द डिफरेंट एक्शंस इट टेक। वन इज गति, स्पीड, पार्टिकल में खड़ा जो है वो स्पीड लेना, और दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, सामने जाएगा कि पीछे जाएगा, ये सब डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में जाएगा या रोटेशनल मोशन होगा, सब ऑल आर एक्शन। ठीक है ना, ये सब डिफरेंट एक्शन उसने दिया। और एक और एक्शन होता है, दो चीजों को जोड़ना, संयोग, दो चीजों को तोड़ना। जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, संयोग, दो मॉलिक्यूल टूट के दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो वियोग होता है। ठीक है ना, ये सब चीज, सब ऑल आर एक्शंस। इस तरह का लिस्ट दिया है कौन कौन सा एक्शन होता है इसके अंदर, बिना इस एक्शन के वो नहीं कर सकता है। अच्छा, वैशेषिका में क्या किया है? फोर्स इज रिफर्ड एज ए परा। वहां पर में फोर्स के लिए वो बोला था, पुरुष बोला था। इसमें परा बोला, और फोर्स के लिए अदृष्टम भी बोला। अदृष्टम इसलिए बोलता है, अदृष्ट माने जो दिखता नहीं है, क्योंकि फोर्स आपको कभी दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है ना, इसलिए उसका एक नाम अदृष्टम भी दिया है, और परा भी नाम दिया, वो फोर्स के लिए यूज किया हुआ है। फोर्स इज यहाँ पर यह बताया, फोर्स जो है वो एंटिटी का एट्रीब्यूट है। जो हमारा जो मूल प्रकृति है, वो पुरुष एंड प्रकृति बोला, जो मूल प्रकृति बोला है, वो हमको लगता है सुनने में कि पार्टिकल अलग है, फोर्स अलग है। यहाँ पर क्लियर किया, फोर्स अलग नहीं है, फोर्स इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द, माने पार्टिकल होगा तो फोर्स उसी के साथ में है, ये अलग से फोर्स और पार्टिकल अलग नहीं है। ये एक चीज है क्लैरिफाई किया, जो वहां क्लैरिफाई नहीं किया है ना। एंटिटी एंड एट्रीब्यूट ऑफ नॉन बॉडी एंड फोर्स इज एक्टेड बाय एंटिटी। बिकॉज फोर्स कभी भी लगाएंगे, एक एंटिटी लगाता है, आप धक्का मारते हैं, फोर्स अपने से जाके नहीं लगता है। कोई भी जगह धक्का मारना हो, एक एंटिटी जाके धक्का मारेगा, और एंटिटी में जब तक अपना फोर्स नहीं होगा तब तक धक्का नहीं मारेगा। इसलिए फोर्स जो है इज अ पार्ट ऑफ योर एंटिटी। वो एक्सप्लेन किया उसमें, है ना। और इसमें बताया कि गुणा जो है, जब चेंज, उसमें बताया कि चेंज प्रोसेस होता है, तो एक पार्टिकल गिव्स राइज टू अनदर पार्टिकल। ऐसा लगता है हमेशा जब भी चेंज होता है, ये पार्टिकल एक दूसरा पार्टिकल को जन्म देता है। ये बोला कोई जरूरी नहीं है, जब भी एक्शन होगा एक पार्टिकल हमेशा दूसरा पार्टिकल को जन्म दे, ये हमेशा जरूरी नहीं है। कभी कभी
एक्शन होता है, नया पार्टिकल नहीं लिखता है। तो जैसे आपको अगर साइंस के एग्जाम्पल में देंगे तो वो बताया है कि जैसे आप वायर में, कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी बहाते हैं, वहाँ कोई चेंज नहीं होता, वायर वायर ही है, ओनली करंट बह रहा है, लेकिन चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, पहले नहीं था, बट जैसे करंट बहता है चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो वो भी चेंज है। इसलिए नया पार्टिकल आना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज एक्सप्लेन किया जो साइंस में नहीं बताया। दूसरा, इवोल्यूशनरी प्रोसेस को, सृष्टि को एक वर्ड बोला सृष्टि, ठीक है, बट यहाँ पर मैं वो 4 स्टेप में उसको एक्सप्लेन किया। पहला स्टेप क्या है? सामान्य। मैं पहले बताता है भाई पूरा यूनिवर्स किस तरह से था। पहला, दिस इज द इनिशियल पीरियड, दिस हाउ इट विल सी इफ नो एक्शन इज टेकिंग प्लेस, माय यूनिवर्स लुक लाइक दिस। उतना क्लैरिटी के साथ बताया। अब यहाँ से शुरू करते हैं, तब आपका गैलेक्सी बनता है। तो गैलेक्सी बनता है तो उसमें होता क्या है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या चेंज आते हैं वो चेंज बताता है। उसके बाद वो एटम के बारे में नहीं बताता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो सांख्य में बताती है, वो डिटेल नहीं बताता, बट गैलेक्सी बनेगा तो क्या बनता है। उसके बाद सांख्य में अब जाइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम बन गया। एटम बनने के बाद में बाकी एटम कैसे बनता है, बिकॉज उसमें नहीं बताया कि दूसरा एटम कैसे बनता है। उसके लिए पिटारा पाका माने पॉट कुकिंग। व्हाट इज पॉट कुकिंग? स्टार और प्लैनेट्स वो देखने में घड़े जैसा लगता है, बड़ा सा घड़ा में जैसा लगता है। आपके घर में छोटा घड़ा है, आसमान में चूंकि वो बड़ा है तो बड़ा घड़ा बनाया है, उसके अंदर में एटम को डालता है और वहां से कुकिंग शुरू करता है और नया नया एटम निकालता है, वो पिटारा पाका। और पीलू पाका माने कुकिंग एट है मॉलिक्यूल, माने ये तो हो गया बड़ा बिग कुकिंग हुआ। उसका छोटा छोटा कुकिंग होता है जब 2 एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है, या समथिंग 2 एटम मिलके जो बनाते हैं कंपाउंड, उसको पीलू पाक कहते हैं। तो उसने पूरे सृष्टि को इस 4 स्टेज में समझाया है पूरा। इसके बाद में सृष्टि सामान्य। अब हम लोग देखेंगे कि अगर बिफोर द स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रो गैलेक्सी बनने के पहले हमारा यूनिवर्स दिखता कैसे है, उसमें मूल प्रकृति बोला, रहता कैसे है। अगर हम देखना चाहें यूनिवर्स कैसा दिखेगा हमको, इसने बताया सामान्य इज 2 टाइप्स, परा अदृष्टम। मैंने 2 हैं इसमें, सामान्य में 2 चीज को है, एक एंटिटी, सामान्य एंटिटी रॉ मटेरियल, और साथ में आपको फोर्स, वो दोनों सामान्य है। ये जनरिक कहलाता है, यही से सब शुरू होते हैं। माने ये पार्टिकल जो है दूसरा पार्टिकल को तैयार करता है, और ये फोर्स ही दूसरे फोर्स को तैयार करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसी फील्ड से तैयार होते हैं, और बाकी वस्तु जो देख रहे हैं वो इसी पार्टिकल से बनता है। ये एक्सप्लेन किया उसमें, इसलिए उसको सामान्य जनरिक बोला है। यहाँ से विशेष वस्तु बनते हैं, विशेष टाइप का फोर्स आता है। अपना ये जनरिक है। अब हाँ, अब ये जनरिक है, जनरिक के बाद अभी ब्रांडिंग शुरू जेनेरिक से, हाँ, अभी उससे ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक टाइप ऑफ फील्ड मिलेगा। अपरा जो मूल प्रकृति बोला, इसको अपरा बोला, परा फोर्स के लिए, अपरा जो है एंटिटी के लिए बोला। ये दोनों वर्ड वो इसने इसका, बट आप सांख्य से मिलाएंगे तो वो फोर्स जो बोला वो, और जो पार्टिकल बोला वो, ये दोनों है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ परा फंडामेंटल पार्टिकल एक्टिविटीज, नेमली संयोग, विवाद, ये सब जितने भी एक्शन वो बताया, लिस्ट ऑफ एक्शन बताया, ये फोर्स के इसमें इस तरह के सारे चीज एक्शन वो करता है। ये स्टार्टिंग हुआ। अच्छा, नाउ इसमें आकुंचन और प्रसारण 2 वर्ड यूज कर, वो भी एक्शन है। आकुंचन माने क्या? कंप्रेस होना, ऑल पार्टिकल्स विल कंप्रेस एंड ऑल पार्टिकल्स विल रेडिएट। ठीक है ना, ये बार बार आकुंचन रेडिएशन होते रहता है बिकॉज ऑफ फोर्स, इसलिए पार्टिकल वाइब्रेट करता है। तो आप जब देखेंगे स्फीयर को, वहां पर में जो पार्टिकल मूल प्रकृति कैसा रहता है, इट इज इन ए वाइब्रेटिंग मोड, ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। ठीक है, और दूसरा आपका यूनिवर्स कैसा लगता है, हाँ, ये जो वाइब्रेशन के चलते, नाउ व्हेन पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग तो इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस, ये है स्पेस, और इसको पूरा एक साइकिल करने में एक टाइम लगता है, साइकिल टाइम, क्योंकि वाइब्रेट करते समय यहाँ से गया फिर यहाँ कितना टाइम लगा। तो एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल स्पेस को भी डिफाइन करता है और टाइम को भी डिफाइन करता है।
तो वो है स्पेस एंड टाइम, ठीक है ना। ये चीज आकाशा इज कॉल्ड शून्य। आकाश का संस्कृत में एक पर्यायवाची शब्द है ना, वो है सिनोनिम, इज कॉल्ड शून्य। आकाश को शून्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आकाश को शून्य? शुरू में जब यूनिवर्स का इवोल्यूशन नहीं होता है, एटम एटम नहीं बनते, गैलेक्सी नहीं बनता है, तो वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। स्पेस है बट एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसको शून्य बोलते हैं। इसलिए भारत ने विश्व को शून्य कहाँ से दिया? यहीं से दिया, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स जो है देखने में स्फेरिकल जैसा लगता है। दैट्स व्हाट इज ए परिमंडल, ठीक है ना। स्पेस एंड टाइम एंड लगता है इनसेपरेबल। नेक्स्ट वाले में एक स्लाइड को आगे बढ़ाइए। ये स्पेस में क्या है कि पार्टिकल्स आर अट्रैक्शन फोर्स है, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके चलते पूरा यूनिवर्स जो है एक स्फेरिकल बॉल की तरह नजर आता है विद मेड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है ना। उस पे यूनिवर्स जो है कैसा लगता है आपका? पानी का बूंद, पानी के मॉलिक्यूल्स में आपस में कोहेशन होता है, इसलिए पानी का बूंद देखेंगे वो गोल रहता है। उसी कारण से, जिस कारण से पानी का बूंद स्फेरिकल होता है, हमारा वो फंडामेंटल पार्टिकल भी आपस में कोहेसिव फोर्स के चलते वो पूरा यूनिवर्स जो है आपको स्फेरिकल बॉल की तरह दिखता है, इसलिए उसको परिमंडल। माने इवोल्यूशन स्टार्ट होने के पहले का यूनिवर्स ये स्फेरिकल बॉल की तरह एंड मेड अप ऑफ योर वाइब्रेटिंग पार्टिकल विच डिफाइन द स्पेस, विच डिफाइन द टाइम। स्पेस और टाइम को आप अलग नहीं कर सकते, माने स्पेस और टाइम एक साथ ही डिफाइन होते हैं। आप स्पेस अलग टाइम अलग नहीं कर सकते, ये चीज वो बताया। पार्टिकल फोर्स को अलग नहीं कर सकते, स्पेस और टाइम को अलग नहीं कर सकते, ये चीज वो दोनों हाईलाइट किया है पूरा स्टार्टिंग में। और इसी स्फेयर को बाद में वेद में ब्रह्मांड कहा गया। क्यों? ब्रह्म, वो पार्टिकल को ब्रह्म कहते हैं, और वो पूरा यूनिवर्स जो है अंडाकार में है, गोल, इसलिए उसको नाम ब्रह्मांड दिया। अब बाद में जब हम मंदिर में आएंगे तो बताएंगे, उसी ब्रह्मांड को बाद में शिवलिंग बोला गया। शिव मने वो पार्टिकल, चूंकि हम लोग बोले मास है इसलिए शिव है, और लिंग मने प्रतीक। तो शिव का आकार इस तरह से है, इसीलिए वो हम लोग गोल पत्थर को लेके शिवलिंग जो बताते हैं, वो एक्चुअली इट्स अ यूनिवर्स बेसिकली। लिंग मतलब पहचान, शिव का पहचान करना, प्रतीक के रूप में उसको रखते हैं। लिंग मने प्रतीक, ठीक है ना। एक सम उसके जगह में एक हम प्रोटोटाइप बताते हैं, वो है। बाद में नाम दिया गया उसी यूनिवर्स का, वही शेप ऐसा, वही दिखाने के लिए गोल पत्थर दिखाया जाता है, ठीक है। में शिव, हाँ, विष्णु और डिपिक्टेड एज। हाँ, एक चीज है इस जगह में क्या रहता है यूनिवर्स में, एक चीज और बताया, इस ओरिजिनल स्टेट में पूरा अंधकार रहता है, बिकॉज वहां लाइट भी नहीं रहता है, पूरा यूनिवर्स जो है अंधकार में रहता है, पिच डार्क। इसीलिए हमारे यहाँ पर में शिव और विष्णु को ब्लैक इसलिए दिखाया जाता है कि यूनिवर्स जो है वही ब्रह्म का रूप है, उसी को कृष्ण और शिव करते हैं, इसलिए उनको हम लोग ब्लैक इसलिए दिखाते हैं कि यूनिवर्स शुरू में पूरा ब्लैक रहता है, ठीक है ना। जब गैलेक्सी बनता है तब शुरू होता है ये सब चीज। तेजस, वो बोला गैलेक्सी बनता है मेरा अधिकार क्षेत्र है, हाँ ठीक है। तो उसमें आप काम शुरू करने के पहले कुछ आपको चाहिए, मसाला चाहिए, वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अभी आप बना पाएंगे। व्हाट इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर क्रिएटेड, ये बताता है। जब गैलेक्सी बनता है, अंदर में सडनली हीट टेम्परेचर बढ़ता है, पहले बाहर में कोई हीट नहीं है, ठीक है, वहाँ एकदम अंधकार है, तो गर्मी भी कुछ नहीं है, वहाँ पर ठंड है एकदम। यहाँ पर में जैसे ही गैलेक्सी बनता है, अंदर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इतना ज़्यादा बढ़ता है कि वो बढ़ते बढ़ते प्रकाश के रूप में आता है। इसलिए गैलेक्सी के अंदर में आप देखेंगे, अंदर में एक येलो लाइट है, इसलिए हम वेदों में एक वर्ड आता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ उसी गैलेक्सी के लिए बोलते हैं, क्योंकि गैलेक्सी के अंदर में वो इतना गर्म होता है कि अंदर में एक गोल्डन येलो कलर आता है, इसलिए गैलेक्सी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, गोल्डन वूम। उसी वूम में ये क्रिएशन चलता है हमेशा, ठीक है। और वो जो फील्ड आता है उसके अंदर में, वो है ग्रेविटेशन फील्ड। वो फील्ड कहाँ से है? यही पार्टिकल से है, इसी पार्टिकल का फोर्स ही ग्रेविटेशन फील्ड के रूप में आ रहा है। वो चीज वहां नहीं बताया, यहाँ पर ये वर्ड यूज किया, ग्रेविटी के लिए गुरुत्व वर्ड यूज किया उसने, हर जगह के लिए एक शब्द यूज किया उसने,
ग्रेविटेशनल फील्ड इन्हें जैसे ही गैलेक्सी बनता है अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड आता है और वहां पर में ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन क्रिएट करता है। क्योंकि मास के लिए आपको हीट का होना जरूरी, यही बार बार वो बताते रहता है हीट का क्यों इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट स्टे, वो जाकर आप हीट कम कर देंगे, जब लाया में हमको बताएंगे कैसे हीट कम होने से फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। पिठारपाक, पिठारपाक क्या है? नाउ हाइड्रोजन एटम बन गया। अब बाकी एटम कैसे बनेंगे? एटॉमिक नंबर 2, 3 उसमें उसने एक शब्द यूज किया द्वयाणुक त्रयाणुक बोला, वो दैट इज एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5 सब वो है। ठीक है ना। वो कैसे बनते हैं? वो स्टार्स में या प्लैनेट्स में बनते हैं। ये इसको घड़े के रूप में दिखाया गया है। स्टार जो है पकता हुआ घड़ा, अभी भी पक रहा है वो, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं हुआ उसका पकना। बट प्लैनेट क्या है? ऑलरेडी पके हुए घड़े की तरह है, वो हो गया, उन्होंने पूरा जितना पकाना था पका दिया पूरा और ठंडा हो गया, इसलिए ऊपर का सरफेस ठंडा हो गया, अंदर में गर्म होगा लेकिन ऊपर से ठंडा हो गया। तो ये पिठारपाक का बताता है। यहाँ पर में ही आपको वो एटॉमिक नंबर 1, 2, 3 और उनका एक चीज और बताया, उनका एक एट्रीब्यूट नंबर भी होता है। आप उस एटम को नंबर भी दे सकते, इसलिए द्वयाणुक त्रयाणुक 2, 3 नंबर से भी हम आप बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर 2 मने आपको मालूम है हीलियम है, 3 मने ये होगा, 4 मने वो होगा, हम लोग सबको पता है। तो वो बोला यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर भी उसका एट्रीब्यूट है, आप नंबर से भी उसकी पहचान कर सकते हैं। ये है पिठारपाक। अब पीलूपाका क्या है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बोला दो एटम जब आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो बनाते कैसे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर में जब भी दो पार्टिकल मिलेंगे वहां पर तो नट बोल्ट रिवेट नहीं है, वहां तो एक ही चीज है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स जो है वो कैसे? फोर्स ही चाहिए, दोनों को पकड़ कर रखता है, बट अब कौन सा फोर्स पकड़ता है वहां पर भाई, कौन सा? तो वहां बताया वो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक विद्युत और एक चुंबक, ये दोनों यूज किया, माने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक कुछ फील्ड। एटम जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट होते हैं, कुछ फील्ड होते हैं तो आपके और मैग्नेटिक फील्ड से। अगर साइंस में देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते आता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के चलते। बट कोवेलेंट कंपाउंड, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कोवेलेंट का, दे आर बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड। आप दो हाइड्रोजन एटम भी लीजिए, दोनों में चार्ज नहीं है लेकिन दोनों मिलकर मॉलिक्यूल बनाता कैसे है? तो वहां पर कौन फोर्स है? वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके चलते ही वो आता है। क्योंकि अंदर में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं और दोनों एक जो चिपक के रहते हैं। बिना फोर्स के दो एटम कभी भी जुड़ ही नहीं सकता है, दैट्स व्हाट वो बताता है। और जुड़ने के लिए दो ही फोर्स है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही सर मुझे चीज़ बताइए, अगर ये सारी चीज़ें हजारों सालों पहले इतना क्लियरली लिखा हुआ है, तो जो हमारा ये मॉडर्न साइंस जिसको बोलते हैं, इसको प्रूव करने के लिए इतना टाइम लग गया। भैया हमारी किताब पढ़ लेते हैं, सब कुछ तो लिखा था वहाँ पर, इतना झक क्यों मार रहे हो? मुझे समझ नहीं आया अभी तक। हाँ, इसलिए कि सर मैंने आपको शुरू में बताया सांख्यिकी के बारे में कुछ लोग पढ़ा भी है, सुनता भी है। मेरे हिसाब से वैशेषिका को जो सम्मान मिलना चाहिए था हिंदू समाज के अंदर, वो उसको वो आज तक भी नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद भी इसको नहीं टच किया और आदि शंकराचार्य भी इसको टच नहीं किया। वरीड शंकराचार्य ने बहुत बार सांख्य का क्रिटिसाइज भी किया, उसको पता नहीं क्या उससे पंगा था। बट ब्रह्मसूत्र में बहुत जगह आप देखेंगे सांख्य को लेकर बहुत उल्टा सीधा बोलता है वो। लेकिन वैशेषिका के बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा, कमेंटेटर भले ही लिखे और बहुत लोग जिसने पढ़ा है समझा है मेरी तरह, वैसे कुछ आदमी लोग हैं जो लोग लिखे हुए हैं इसमें। लेकिन इसका जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था, आप किसी हिंदू को पूछेंगे सांख्य बोलेगा तो हाँ बोलेगा, लेकिन वैशेषिका के बारे में बात करें तो हमको नहीं लगता है कि नाम सुना होगा लेकिन क्या लिखा होगा किसी को नहीं पता। जबकि मैक्सिमम ज्ञान आपका वैशेषिका डिटेल्ड में है। ये हम लोग की प्रॉब्लम है, हम ही लोग नहीं समझे तो दूसरा क्या समझाएंगे? ट्रू। चलिए सर, अभी आगे चलते हैं। अभी स्थिति, कुछ बोल रहे थे? भैया स्थिति के बारे में बता रहे थे कि स्थिति ये है, वहां पर मैं नहीं बताया सांख्य में। अभी हो गया, आपने एटम देख लिया, एटॉमिक नंबर देख लिए और मॉलिक्यूल कैसा बनता है आप देख लिए, तो पदार्थ सब बन गया। पदार्थ सब कैसे रहते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है, ये सब सृष्टि हुआ, तो बना।
बनने के बाद किस स्थिति में रहते हैं। तो सभी पदार्थ इसने बताया या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, एक गैस होता है और एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है, चारों। और सब कारण क्या है कि क्यों सॉलिड जो है वो सॉलिड क्यों है, जो लिक्विड है वो लिक्विड क्यों है, जो गैस है वो गैस क्यों है, ठीक है। उसके अंदर में भी वो बताता है ये क्यों है। इसलिए कि वो इसका कहना है, जब एटम को देखेंगे, हाइड्रोजन एटम को ही ले लीजिए, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो सब में सभी के लिए वो वही है। आप बीच में न्यूक्लियस है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, खाली जगह है या नहीं? Empty. ये हमारा वैशेषिक बताता है खाली नहीं है, वहां पर भी एनर्जी है, वही हीट एनर्जी है। अगर वो हीट एनर्जी वहां नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन सीधा आके सेंटर में आ जाएगा और वो वही लया में होता है। इसलिए उतना एनर्जी उसको चाहिए, उतना चूंकि एनर्जी चाहिए, इसलिए गैलेक्सी जब बनाया था वो बहुत बड़ा एक फर्नेस बनाया जहां से उसको एनर्जी मिले। वो इसलिए वो गैलेक्सी बनाया था ताकि हीट जनरेट हो, ताकि जहां तहां हीट जरूरत पड़े वो देगा। यही हीट जो होता है जब मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल के अंदर में क्या रहता है, इंटर मॉलिक्यूल स्पेस में रहता क्या है, वहां भी वो हीट एनर्जी ही रहता है। आप ज्यादा हीट देंगे तो हीट जैसे जैसे बढ़ेगा, अंदर में प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो पानी बॉयल करना शुरू करता है। वो काफी विस्तार में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो अंदर में जो हीट जाता है वो प्रेशर लगाता है, वो प्रेशर लगाने से ही वाटर मॉलिक्यूल हिलना शुरू करता है, वो गर्म होता है। जैसे जैसे गर्म होता है वो सॉलिड जो है, हाँ इसमें एक चीज और बताया, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर में जो हीट है वो एक प्रेशर लगाता है, बाहर में ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होता है इससे, तब ये सॉलिड रहेगा। दोनों बराबर रहेंगे तो लिक्विड रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड थोड़ा कमजोर है अंदर से तो गैस बन जाएगा। अब एटम के अंदर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हीट है, अगर उसको बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, वो प्लाज्मा स्टेट में जाएगा। उतना क्लियरली उसमें एक्सप्लेन किया है। माय गॉड, इतना ये सर, ये प्लाज्मा वगैरह तो अभी आया है साइंस में, लेकिन उसमें बताया सब चीज, और वही बताता है कि अगर वही हीट कम होता जाएगा एग्जैक्टली क्या होगा। नेक्स्ट, लया। अभी हम लोग बताए इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में आपका क्या नाम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी है, वो एनर्जी दोनों को दूर रखा हुआ है। मान लीजिए वो हीट एनर्जी धीरे धीरे ठंडा हो गया, कम होते जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, धीरे 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 न्यूक्लियस में आ जाएगा, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों लेके न्यूट्रॉन बना देते हैं, वही लया होता है, और बाद में वो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो सांख्य में नहीं रहता, सांख्य ने लया बोला, लेकिन होता क्या है काफी डिटेल में बताया कि वो लया होता कैसे है। और यही चीज एस चंद्रशेखर ने बताया था, सूर्य का जो लाइफ साइकिल बताते समय बताया था, अगर अंदर में पूरा एनर्जी एक दिन उसका बैटरी खत्म हो जाए तो जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब आपस में टकराएंगे और वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। चंद्रशेखर ने भी यही चीज बताया, जो इसने बताया वैशेषिका ने, एग्जैक्टली वही चीज चंद्रशेखर ने बताया। नेचर इज थ्रिफ्टी बड़ा जुडिशियसली काम करता है, ठीक है। उसमें उसका विजडम को हम लोग नमस्कार कर सकते हैं, कितना अच्छा विज्ञान उसका है, कितना तरह का बुद्धि है, कहीं एक चीज बेकार नहीं करता, कहीं भी अगर खराब होता है तो फिर उसको कैसे एक एक पॉइंट को निकाल के फिर से रिसाइकिल कर देता है, किसी चीज को वेस्ट नहीं कर, वहां वेस्ट नाम का कोई चीज नहीं है। यहाँ लास्ट में वैशेषिका में एक ही डिफरेंसेस है, बाकी सब डिफरेंस हम लोग सांख्य में देख चुके हैं। ये डिफरेंस है कि यहाँ पर मैं ये बताता है, देखने में ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इतना फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारे फील्ड जो हैं उसी फंडामेंटल फील्ड का जो फोर्स है वही तीन रूप में नजर आता है। ये अलग कोई फोर्स नहीं है, फोर्स वही है, वही इस तीन रूप में आते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा था ये पूरा जगत एक इल्यूशन है। इल्यूशन माने आपको लगता है कि ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट फील्ड है, लेकिन वो कहता है कुछ डिफरेंस नहीं है, ये फील्ड भी वही फील्ड है, उसी अलग से कोई फील्ड नहीं है। बट ये सच, क्योंकि हमारे ज्ञानेंद्रिय का लिमिटेशन है, इसलिए हम लोग उस सच को देख नहीं पा रहे। जब आप योग में जाएंगे तब आप उस डिफरेंस को देख पाएंगे, ठीक है। ये है सर, मुझे ये समझ नहीं आता, इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर ये पढ़ लीजिए
तो मुझे हाँ। लगता है कि जो साइंस के जो डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रूफ है, ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर स्टडी है, और उसके बाद उन्होंने हर चीज़ को रिलेट भी किया है। जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं साइंस की, वो तो सारी इसमें दे दी। दैट मीन्स कि अगर इसको प्रॉपरली पढ़ा जाए, जो लोग पढ़ा जाए। अभी आविष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड, वो तो पहले ही है, 5-7 साल पहले। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जितना चीज वैशेषिका में बताया है वो जो अपने तरीके से बताया, क्या इसके हर चीज को आज जो विज्ञान में हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी मैथमेटिकल मॉडल है, जो भी इक्वेशन है, जो भी डिस्कवरीज जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उनके थ्योरी के हिसाब से ये सब चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन उस भाषा में भी बात कर सकते हैं। हाँ, उसी भाषा में बात कर सकते हैं। हमको यही भाषा की जरूरत है, परा अपरा बोलने की जरूरत नहीं। वो जो पार्टिकल का नाम दिया उसी पार्टिकल की भाषा में, वो जो फोर्स बोल रहा है उसी फोर्स की भाषा में हम उसको जवाब दे सकते हैं। सर कमाल की नॉलेज है आपकी भी। आपकी तो जो मैं नॉलेज नहीं बोलूँगा, आपकी तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है या अंडरस्टैंडिंग है। नॉलेज तो हमारे जो पुरानी किताबें हैं इसके अंदर सारा कुछ लेआउट है। सर इसका जो आपने पूरा अध्ययन किया है, आपका ब्लॉग है जो, मैं आपकी परमिशन के साथ आपके ब्लॉग का लिंक इसमें दे दूंगा, ताकि जो इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो वहाँ जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो अभी डिस्कस किया है बड़ा ही नटशल में आपको समझाने के लिए कि जो हमने साइंस में बचपन से पढ़ा है, हमें कई बार समझ नहीं आता था, रटा लगाकर हम जाकर एग्जाम्स को पढ़ लेते थे। अभी जो एक्सप्लेनेशन है इतनी डीप है कि आप भूल ही नहीं सकते इन चीज़ों को समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया या समझ नहीं आया, क्योंकि हर एक आदमी साइंस का स्टूडेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उनकी बेसिक नॉलेज को और इजी करेगा, एनहांस करेगा समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल से ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, उससे यूनिवर्स कैसे बनता है, हीट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इतना कुछ इसके अंदर समझाया गया है प्रॉपरली, जैसे OSG ने समझाया। ये अगर आप नहीं समझते, आपके बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, तो ये वीडियो उनको अच्छा लगेगा। आप जाकर उनको समझाइए, एंड उस पर जो उनके कमेंट्स हैं वो प्लीज़ हमें डालना, क्योंकि OSG और मैं, हम दोनों आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आंसर देते हैं, और उसके बाद अगली वीडियोस को हम कवर करते हैं। अब आगे जाकर, अभी तक तो वो चीज़ें थी जो आपने कभी सुनी नहीं, एस्ट्रोफिजिक्स था। अब आगे जाकर शुरू होगा ओम क्या है, सनातन क्या है, भागवत गीता क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने सुनी हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हमें समझ नहीं आया। OSG मैं आपको एक प्रशंसा करना चाहूँगा। कई लोग हैं जिन्होंने एक कमेंट लिखा है मुझे आपके लिए कि हम ऋषि मुनि के बारे में सुनते थे, पहली बार समझ आया कि ऋषि कौन है और मुनि कौन है। और मैंने खुद मैं एडमिट करता हूँ, मुझे भी इसका डिफरेंस का पता नहीं था, जो मुझे आपसे समझ आया है। सो इसी नोट के साथ आज का वीडियो आज यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में बहुत ही दिलचस्प, अभी तक तो एस्ट्रोफिजिक्स था, कई लोग बोर भी हो गए होंगे, वी अंडरस्टैंड। आगे की जो वीडियोज़ हैं वो शॉकिंग होने वाली हैं अब सबके लिए। कहानियाँ हैं, कहानियों का एक्सप्लेनेशन है, हमारे वेद शास्त्र हैं, कौन सी चीज़ कैसे की है, क्यों किया है, हम ये धूप बत्ती क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, मंत्र क्यों पढ़ते हैं, योग में क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम शुरू करेंगे, और उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अपनी लाइफ को बेटर कैसे करना है। अब वो चैप्टर शुरू होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक कड़ी के बीच में हैं। हम इंटरेस्टिंग पहले भी बना सकते थे, लेकिन क्या करें, उपनिषद के बाद वैशेषिका, सांख्या ये आते हैं, हमें कवर करना ही पड़ना था। लेकिन इसके बाद जो अगली कड़ियाँ हैं, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी इंटरेस्टेड, एंड आपको एक गर्व होगा कि हम सनातनी हैं, जो अभी तक शायद हमारे से ये पावर, ये खुशी छीन ली गई थी। सो OSG थैंक यू सो मच। जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, घायल तो हम हैं ही हैं, और आपकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हम घायल भी हो जाते हैं, और ऐसे ही आप करते रहिए, ऐसे ही बनाते रहिए। एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। मुझे मालूम है कि आप बहुत रिसर्च पे टाइम लगाते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन एक बार बोलने के बाद आप आ जाते हैं, यही हमारी खुश नसीबी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल योर एफर्ट्स एंड एक्सप्लेनेशंस। जय श्री राम सर। जय श्री राम। थैंक यू।